विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम जीडी 2024 की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें आप जानने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जीडी 2024 के फॉर्म भरे जा चुके हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो क्या है 20 फरवरी से 12 मार्च है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपके पास जो टाइम बचा है वो बहुत ही कम बचा है। क्या है? टाइम क्या है? लिमिटेड है। जो आपके पास टाइम बचा है वो लिमिटेड टाइम बचा है। तो अब आपको इतने कम समय में ऐसी पढ़ाई करनी है कि जिससे आप एक बेहतर रिजल्ट दे सकें। आई मीन कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, जिससे आप एग्जाम फाइट करने में सफल हो सके। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगी, जो जीडी के अंदर सब्जेक्ट होंगी, वो रहेगी मैथ। क्या रहेगी? मैथ रहेगी। फिर रीजनिंग रहेगी, जीएस रहेगी, और जिन बच्चों ने इंग्लिश लिया है उनके लिए इंग्लिश, और जिन बच्चों ने हिंदी ली है उनके लिए हिंदी रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है? पहले तो इन सभी चारों सब्जेक्टों का जो सिलेबस है, क्या है? जो सिलेबस है वो क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है। क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है। और ये सब जो सिलेबस है आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी टीचर से। लेकिन आपको एक ही टीचर से, एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर से पूरे सब जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अलग अलग टीचरों के पास आपको नहीं जाना है। ठीक है? जो आपके पास पढ़ने का टाइम रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश या हिंदी, वो आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इनका जो ड्यूरेशन हो क्या रहेगा। आप अपने हिसाब से इनका ड्यूरेशन सेट करें जो आपको सूटेबल हो। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैथ को आप कितना टाइम दें। मुझे क्या पता आपकी मैथ किस लेवल की है। मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी रीजनिंग किस लेवल की है, ना ही जीके जीएस के बारे में पता है। तो आपको खुद को पता है कि आपके जो ये सब्जेक्ट हैं वो किस लेवल से स्ट्रोंग है और किस लेवल से वीक है। तो आप अपने हिसाब से इनका जो टाइम ड्यूरेशन है पढ़ने का वो डिसाइड कर लीजिए। और आपको पूरे दिन पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, किसी भी चीज़ के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो आप क्या करोगे? सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और जब आप सिलेबस कंप्लीट करें तो सिलेबस कंप्लीट करते करते आपको इम्पोर्टेंट क्या लिखने हैं? पॉइंट लिखने हैं। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेने हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके कहाँ काम आने वाले हैं? जब आप रिवीजन करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके काम आने वाले हैं, बहुत काम आएंगे। ठीक है? और आपको सिलेबस के साथ साथ आपको क्या करना है? प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस आपको दो तरीके से करना है। पहली प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। और दूसरी मिक्स करनी है। अब इसका मिक्स कहाँ से करें? सबसे बेस्ट ऑप्शन है PYQ। क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास PYQ। PYQ से मिक्स क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने PYQ की, GD PYQ की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम 6 क्लास ले चुके हैं और हर क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है तो आप किसी और टीचर से या किसी और सोर्स से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो PYQ आपको करना है जीडी के लास्ट 3 ईयर। कितने? जो जीडी के लास्ट 3 सालों के अंदर एग्जाम लगे हैं वो आपको पूरे क्या करने हैं? प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये सभी
क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में अभी रिसेंट में जो दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम लगा है, हेड कांस्टेबल का एग्जाम लगा है, उनके जो सवाल हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको देने हैं मॉक। जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, फर्स्ट पॉइंट तो आपका क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर आपको उनके साथ साथ आपको क्या है, जैसे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए कोई सा भी, तो उस टॉपिक का प्रैक्टिस करना है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं और आपको साथ ही साथ क्या देना है, मॉक भी देना है। और आपको मॉक वीक में कम से कम 2 मॉक देने हैं। वीक में आपको कम से कम 2 मॉक तो देने ही देने हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाए आपको क्या करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मॉक देना है। आज आपने मॉक दे लिया, कल नहीं देना, उससे नेक्स्ट डे आपको फिर से मॉक देना है। और जैसे जैसे आप एग्जाम के नज़दीक पहुंच जाए तो आपको क्या करना है, डेली मॉक देना है। रोज आपको रोज मॉक देना है। और मॉक देने के बाद आपको मॉक ही नहीं देना, उसका एनालिसिस भी करना है। जब तक आप मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, एनालिसिस, तो आपके मॉक देने का कोई ही मतलब नहीं रह जाएगा। मॉक आपको क्या, मॉक से क्या फायदा होता है, मॉक से आपको फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आप एग्जाम के लिए, जो एग्जाम है उसके लिए कितना तैयार हैं। मॉक से आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं। दूसरा, जो आपके वीक टॉपिक होंगे, क्या होंगे, जो वीक टॉपिक होंगे उनके बारे में पता चलेगा। जो वीक टॉपिक रहेंगे उनके बारे में आपको पता चलेगा, जिससे आप उनके ऊपर अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन टॉपिकों को अच्छा कर सकते हैं, जिससे फिर से अगर आप दोबारा मॉक दो तो उसके अंदर क्या होगा, अच्छा स्कोर कर पाओगे। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि ये एग्जाम माहौल के लिए तैयार करता है। एग्जाम माहौल के लिए कैसे, कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, उसको आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या फिर छोड़ना है कि बाद में अटेम्प्ट कर सके। ये चीज़ आपको मॉक से ही पता चलेगी। और मॉक देने के बाद जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन को गलती करने में कहाँ गलती की है, आपका क्वेश्चन कैसे गलत हुआ है, वो चीज़ आपको एनालिसिस करने पर ही पता चलेगी। ठीक है, तो आपको मॉक जरूर ही देने हैं। और एग्जाम तक, जैसे जैसे आप एग्जाम तक पहुंचे तो कम से कम आपको 40 से 50 मॉक देने हैं। 40 से 50 मॉक तो आपको एग्जाम तक जाते जाते देने ही देने हैं। ये चीज आज आप लोग आज ही डिसाइड कर लो और ठान लो कि आपको 40 से 50 मॉक जरूर देने हैं। और इन सभी चीजों को करने का आपको एक फिक्स पैटर्न अपनाना है।